पॉइंट नंबर 1, अमेरिका ने भारत के अंदर कश्मीर में और नीचे साउथ भारत के अंदर ओवीसी के पास आपने कुछ डेलीगेट्स भेजे। वो डेलीगेट्स अपने मिशन के अंदर अगर सक्सेस हो जाते तो फिर सक्सेस होने के बाद लगभग भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। वो कैसे बनेगी और कैसे भारत को अंदर से खोखला करेंगे ये डेलीगेट्स, हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारत जो शांति प्रस्ताव लेके गया था यूक्रेन के पास रशिया और यूक्रेन वॉर शांत करने के लिए, इसे अमेरिका ने एक झटके में पलट दिया। और अमेरिका क्यों नहीं चाहता भारत युद्ध शांत करे, इसे भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। पॉइंट नंबर 3, जब कल मोदी जी ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की, उसके अंदर मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोगों की स्थिति है, माइनॉरिटी लोगों को वहां पर परेशान किया जा रहा है और हिंदू लोगों को मारा जा रहा है, और इसके लिए आप जो कर सकते हो कीजिए। लेकिन ये बातचीत खत्म होने के बाद मोदी जी को पता था कि अमेरिका कुछ ऐसी गंदी हरकत करेगा, इसलिए मोदी जी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी पहले से कर दी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आप मोदी जी की तारीफ की जा रही है। और सारी चीजें एकदम आसान भाषा के अंदर आसान तरीके से हम समझेंगे। अमेरिका अपना एक डेलीगेशन कश्मीर के अंदर भेजता है, कश्मीर के अंदर उनका डेलीगेशन फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ बातचीत करता है। वहां पर क्या बातचीत होती है किसी को पता नहीं चलता, वहां की बस तस्वीरें बाहर निकल कर आती है सोशल मीडिया के ऊपर। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें वायरल होती है तब आशंका लगाई जाती है कि कश्मीर के अंदर अमेरिका कुछ बड़ा करवाना चाहता है। जब ये बात फारूक अब्दुल्ला से पूछी जाती है, फारूक अब्दुल्ला जो कि उमर अब्दुल्ला के पिता है, और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला जो कि वहां पर बहुत सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे कश्मीर के, जब उनसे बात की जाती है कि आपके बेटे के साथ अमेरिका डेलीगेशन की क्या बातचीत हुई, तब फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टली जवाब देते हैं कि मैं खालिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं वो सब कुछ हूं जो आप सुनना चाहते हैं। यानी वो डायरेक्टली मैसेज दे रहे थे भारत की सरकार को, भारत की एजेंसी को, आप मेरा कुछ घंटा बिगाड़ नहीं सकते। उनकी जो फारूक अब्दुल्ला की जो वॉइस की टोन है, जो उनका आवाज है ना, वो उतना बड़ा कर बोल रहे थे। हो सकता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है, और वो जो हाथ है वो अमेरिका का बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनकी आवाज की टोन, उनका जो आवाज का बात करने का तरीका था ना, वो कुछ ऐसा था जैसे कि मेरा कुछ घंटा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तब क्लियर बन जाती है जब एक तस्वीर इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होती है। उस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं अमेरिका का एक डेलीगेशन साउथ इंडिया के अंदर जो ओवीसी बहुत बड़े वहां पर कद्दावर नेता है, उनके साथ बात कर चुका था, और बातचीत होने के बाद जो उनकी तस्वीरें निकाली गई थी वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो फिर उस डेलीगेशन के साथ ओवीसी की क्या बातचीत हुई थी ये किसी को पता नहीं है, ये बस ओवीसी खुद जानती है कि उस डेलीगेशन के अंदर क्या बात हुई थी। बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डेलीगेशन भेजे गए थे, तब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या डेलीगेशन वहां पर हुए थे बांग्लादेश के अंदर। लेकिन उससे पहले देखिए, लेकिन भारत के अंदर जो अमेरिका ने डेलीगेशन भेजा है, उस डेलीगेशन के अंदर समझ में आ सकता है कश्मीर का मुद्दा एक भारत के अंदर ऐसा मुद्दा है जो कि आग लगा सकता है कभी भी। अगर कश्मीर के अंदर समझ लीजिए कहीं पर आग लग जाती है अमेरिका के थ्रू, तो फिर जो वहां पर मुस्लिम समाज है अगर वो भड़क जाता है, अगर वहां पर कुछ एक्टिविटी हो जाती है, तो फिर पूरे भारत के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम लोगों को है ना इस मुद्दे के लिए समर्थन देना पड़ सकता है। तो फिर भारत के अंदर अमेरिका शायद ऐसा ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई नेता उन्हें मिले, या फिर कोई नेता हो सकता है जो उनकी मदद करे। जैसे कि ओबीसी की बहुत ज्यादा पकड़ है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पकड़ है, साउथ इंडिया के अंदर भी पकड़ है उनकी, और ओबीसी खुद साउथ इंडिया से आते हैं, वो वहां के बहुत ज्यादा गद्दार नेता है, वो हैदराबाद से आते हैं। तो फिर अगर कश्मीर के अंदर कुछ भी बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाती है, कश्मीर के अंदर अगर कोई भी दंगा होता है, तो फिर अमेरिका को कोई ऐसा एक नेता चाहिए जो पूरे भारत के अंदर है ना माइनॉरिटी जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें एक लेकर इस कश्मीर के दंगे के लिए समर्थन दे। तो फिर हो सकता है कि कश्मीर के अंदर अमेरिका दंगे भड़काना चाहता हो, और उस दंगे के लिए पूरे भारत के अंदर के जो मुस्लिम है, ज्यादातर मुस्लिम, वो इस कश्मीर के दंगे के लिए समर्थन दे। तो फिर हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला उनके साथ इसीलिए डेलीगेशन वहां पर बातचीत करने के लिए अमेरिका से आया हो, और नीचे साउथ इंडिया से ओबीसी, इन दोनों को मिलाकर अमेरिका कुछ बड़ा करना चाहता हो भारत के अंदर। क्योंकि वैसे भी भारत के अंदर जो अपनी मौजूदा सरकार है मोदी जी की, वो पूर्ण बहुमत के अंदर नहीं है, वो अल्पमत के अंदर है, सभी जानते हैं। उन्हें बाहर की पार्टियों की मदद लेकर अपनी सरकार चलानी पड़ रही है। तो फिर ऐसे में कुछ भी हो सकता है भारत के अंदर, और भारत जिस तरीके से दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है अमेरिका को इससे थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो। तो फिर इसलिए भारत के अंदर अमेरिका कुछ ऐसा करना चाहता हो, और वैसे भी भारत अपना है ना अमेरिका से डरता भी नहीं आज की डेट के अंदर, क्योंकि मोदी जी डरते नहीं और जो करना चाहते वो करके देते हैं खुले में। तो फिर मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए या फिर भारत को तोड़ने के लिए अंदर से ऐसी चीजें और डेलीगेशन भेजी जा रही हो इंडिया के अंदर। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर लगभग पिछले 4-5 सालों से बहुत सारे डेलीगेशन बांग्लादेश के अंदर भेजे थे। इसके ऊपर खुद वहां की जो प्रधानमंत्री थी तब की शेख हसीना, उन्होंने खुद इसके ऊपर ऐतराज जताया था कि देखिए बांग्लादेश के अंदर जो आप बार बार डेलीगेशन भेज रहे हैं हमारे विपक्ष पार्टी के पास, वो अच्छा नहीं है हमारी सरकार के लिए, उन्होंने खुद कहा था। लेकिन बांग्लादेश के अंदर फिर भी अमेरिका ना डरते हुए डेलीगेशन भेजता रहा। वैसे अमेरिका किससे डरने वाला है। लेकिन अमेरिका ने जो डेलीगेशन भेजे वो अकेले अपोजिशन के पास नहीं थे बांग्लादेश के, उन्होंने वहां पर जितने कुछ कट्टरपंथी पार्टियां उनके पास भी अपने डेलीगेशन भेजे थे अनऑफिशियली तरीके से। वहां पर जो कुछ पार्टियां
तालिबान थी उनके पास भी आपने अनऑफिशियल तरीके से डेलीगेट्स भेजे थे, और सबको लग रहा था जो शेख खालिदा उसके पास, उनके पार्टी के पास जो डेलीगेशन भेजे थे अमेरिका ने, सबको लग रहा था कि तख्ता पलट हो जाने के बाद शेख खालिदा वो जो है ना वहां की प्रधानमंत्री बन जाएगी, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री वहां पर वो बन जाता है जो पिछले 25 सालों से अमेरिका के काफी करीब था। मोहम्मद यासून पिछले 25 साल से अमेरिका के बहुत ज्यादा काफी करीबी बन चुके थे। अमेरिका ने उन्हें हर एक अवार्ड दिया था वो सम्मानित करने के लिए, जिससे आसानी हो उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वो बन भी जाते हैं क्योंकि अमेरिका का इशारे के ऊपर और अमेरिका के करीबी होने के कारण वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जबकि उनका कोई नाम भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। तो फिर अमेरिका के डेलीगेशन के कारण वहां पर तख्ता पलट हो गया। इसके अंदर अमेरिका का हाथ है, हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते। ये जो बांग्लादेश के अंदर अभी स्थिति बन चुकी है उसके बारे में। पॉइंट नंबर 3, भारत यूक्रेन के अंदर शांति प्रस्ताव लेके जाता है रशिया और यूक्रेन वॉर को शांत करने के लिए, क्योंकि रशिया को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है और अमेरिका को भी और सारे पश्चिमी देशों को पता है ये अगर युद्ध को शांत कर सकता है तो फिर वो है भारत, क्योंकि भारत डायरेक्टली रशिया के पुतिन के साथ भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ भी बात कर सकते हैं, अमेरिका के जो बाइडेन के साथ भी बात कर सकते हैं। तो फिर भारत को है ना सारे ओर से आजादी है, भारत किसी के साथ भी बात कर सकते हैं और किसी का भी युद्ध शांत करने के लिए वो आगे आ सकता है। लेकिन अगर भारत गलती से इस युद्ध को शांत करता है तो फिर भारत को है ना काफी वाहवाही मिलेगी, भारत का नाम काफी बड़ा होगा दुनिया के अंदर, और अगर किसी का नाम बदनाम होगा, खराब होगा, तो फिर वो है अमेरिका का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा इस युद्ध को ना रोकने के लिए। तो फिर इसलिए अमेरिका, जैसे भारत है ना अपना विजिट खत्म करके वापस चला जाता है यूक्रेन से डायरेक्टली, तब अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंस करते हैं कि हम यूक्रेन को युद्ध मदद करने के लिए, युद्ध के अंदर सेना को मदद करने के लिए 125 मिलियन डॉलर देंगे। 125 मिलियन डॉलर है ना वो इतनी बड़ी चीज होती है, लगभग इसका युद्ध है ना इतने पैसे से लगभग 6-7 महीनों तक और खींचा जाएगा। यानी वो कंप्लीटली अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध ना रोका जाए, और ये जो भारत ने इतना शांति प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी इसे वो खत्म करना चाहते थे, और ये उन्होंने खत्म कर भी दिया। क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से तो है ना यूक्रेन जिस तरीके से वो तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही थी जेलेंस्की और मोदी जी की, हम क्लियरली देख सकते थे कि जेलेंस्की इस युद्ध को और लंबा खींचने के लिए चाहते नहीं थे, वो खत्म करना चाहते थे। हम उनके चेहरे के ऊपर साफ देख सकते हैं, उनका चेहरा इतना गिरा हुआ था कि वो इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो अमेरिका ने उनके ऊपर फोर्स बढ़ाया और ये जो पैसा दिया है ना, इसकी वजह से अब उन्हें ये युद्ध आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और अमेरिका के इशारे के ऊपर अभी चल रहे हैं। तो फिर अमेरिका भारत को तोड़ने की या फिर कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। पॉइंट नंबर 3, जैसे मोदी जी वापस आते यूक्रेन से, वो कुछ दिनों बाद यानी कल परसों उन्होंने बात की थी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। उन्होंने इसके अंदर है ना बांग्लादेश से शुरुआत की। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में पूछा कि आपकी, मैं जानता हूं कि आपकी नजर बांग्लादेश के ऊपर बने हुए है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू की स्थिति है, वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को भगा भगा के मारा जा रहा है, उसके ऊपर आप कुछ तो कीजिए, और उन लोगों की जो हिंदू लोग है वहां पर उनकी सुरक्षा की भी बात कीजिए, और जो हो सके वो अपनी ओर से आप कीजिए। ये बात करने के बाद हो सकता है जो बाइडेन ने कुछ इसके ऊपर है ना रिस्पांस दिया होगा, लेकिन मोदी जी पहले से ही जानते थे जब ये बातचीत ऑफिशियल रूप से कागजी रूप के ऊपर बाहर निकल कर आएंगी तब अमेरिका शायद इस बात को कभी लिखेगा ही नहीं। इसलिए मोदी जी ने जैसे वो कॉल खत्म हो जाता है तुरंत 2-3 मिनट के बाद ट्विटर हैंडल पर मोदी जी लिख देते हैं कि मैंने जो बाइडेन के साथ, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनके साथ बात की है, हिंदू लोगों को वहां पर बांग्लादेश के अंदर बचाया जाए, और जो भी वहां पर माइनॉरिटी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर भी मैंने बात की है, और वहां पर स्थिति और भी अच्छी हो, बनाई जाए, इसके ऊपर भी मैंने बात की है। ये सारी चीजें वो ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखित में मोदी जी दे देते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो गेस किया था कि अमेरिका इस बारे में अपने रिपोर्ट के अंदर ऑफिशियली लिखेगा भी नहीं, वही चीज हुई जब अमेरिका का मंत्रालय इस रिपोर्ट को ऑफिशियली करता है। जो कुछ भी बातें हुई थी उसके अंदर बांग्लादेश या फिर हिंदू या फिर माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा जाता और ना तो कहीं पर जिक्र होता है। तो फिर मोदी जी का गेस काफी सही था और मोदी जी एकदम एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं कि भारत के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए मोदी जी कल रशिया के पुतिन के साथ भी बात करते हैं और रशिया के पुतिन के साथ बात करने के बाद उनका मंत्रालय एक अलग ही अनाउंसमेंट करता है कि मोदी जी फिर से रशिया के अंदर आने वाले लगभग 29-30 अक्टूबर को, और वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रशिया के अंदर आने वाले। यानी रशिया क्लियरली मैसेज दे रहा था कि भारत के मोदी जी किसी से डरते नहीं और भारत भी किसी के दबाव में नहीं आएगा और भारत ऐसी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा।